नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में आजकल राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। लगातार एनडीए और बीजेपी में सांसदों का टूट टूट कर आना जारी है। पहले टीएमसी के सांसद आए और अब शिवसेना ठाकरे गुट के सांसद, उद्धव ठाकरे गुट के सांसद के आने की चर्चा चल रही है। बात तो ये भी हो रही है कि एनसीपी के भी सांसद आने वाले हैं, यानी कि एनडीए का, बीजेपी का सांसदों का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। तो दिल्ली में तो ये कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन गुजरात, जहां से कि सारी सत्ता चलती है, सत्ता का शीर्ष जहां पर बैठता है, वहां पर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी के अपने विधायक ये कह रहे हैं कि यहां पर बीजेपी के नेताओं का कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं उनको मिलती है। गुजरात की एक आदिवासी विधायक है, वो इस कदर नाराज हो गई है बीजेपी से कि वो उपवास पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि यहां कोई सम्मान ही नहीं है विधायकों का, कोई इज्जत ही नहीं दी जाती, और अब मैं अपने हकों के लिए उपवास पर बैठ रही हूं। तो देखिए, यहां तो कुनबे को बढ़ाने की बात हो रही है और वहां अपने घर को ये ठीक नहीं रख पा रहे हैं। वहां इनके विधायक नाराज हो रहे हैं, पार्टी छोड़ने पर आमादा है। वो कह रहे हैं कि मैं तो पार्टी से इस्तीफा दे दूंगी। तो यानी अपने घर में आग लगी हुई है और यहां पर ये सांसदों को बटोरे जा रहे हैं, बटोरे जा रहे हैं। तो आखिर चल क्या रहा है, इस पर हम बात करेंगे। संतोष जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हम आपका स्वागत करते हैं संतोष पाठक ऑफिशियल चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी। और आपने जो जिक्र किया, मुझे लगा दो तीन चीजें शुरुआत करनी चाहिए। इन लोगों ने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्ति को भी जाति से जोड़ दिया है। इस देश के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को संसद के अंदर, संसद के बाहर ओबीसी ओबीसी कहते रहते। आज से पहले किसी ने ऐसा प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अब वो राष्ट्रपति पद पर बैठी हुई महिला द्रौपदी मुर्मू, वो हमारी प्रथम नागरिक है, वो माननीय राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति की कोई जाति नहीं हो सकती, कोई धर्म नहीं हो सकता। लेकिन बार बार ये लोग हमें याद दिलाते हैं, आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया, आदिवासी महिला को हमने राष्ट्रपति बना दिया। अरे आपने एहसान किया आदिवासियों पर। ये आदिवासियों का हक है, दलितों का हक है जो उनको मिल रहा है, ओबीसी का हक है जो इनको मिल रहा है। अगड़ी जातियों को भी साथ लेकर आपको चलना है। ये देश एक गुलदस्ता है, लेकिन आप दिल्ली में बैठकर आदिवासी आदिवासी करते रहते हो। और गुजरात में जो आपकी टिकट पर विधायक चुनी गई है, आदिवासी समाज से आती है, आप उनको इज्जत नहीं दे रहे, उनको तवज्जो नहीं दे रहे। और हम ये नहीं कह रहे, उन आदिवासी महिला विधायक का दर्द खुद छलक कर आ पड़ा। तो अब ये देखिए कि प्रधानमंत्री विदेश में फर्जी फोटो, मतलब अलग अलग एंगल से जो फोटो खींचा जाता है, उसके जरिए अपने आप को विश्वगुरु बनाने पर लगे हुए। आज तो आरएसएस की पत्रिका पांचजन ने एक वीडियो बनाया कि भाई ट्रंप को सहारा दिया मोदी ने। और क्या है कि ट्रंप ऊपर चढ़ रहे थे तो मोदी ने अपना हाथ बढ़ा दिया और ट्रंप हाथ पकड़ के ऊपर आ गए। तो ये हो गया कि ट्रंप को सहारा दिया। मतलब डिप्लोमेसी की जो गत ये लोग पीट सकते हैं, वो सब ये पीटते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप महाराष्ट्र में तोड़ रहे हो, आप पश्चिम बंगाल में तोड़ रहे हो, उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि अगली बारी समाजवादी पार्टी की है। आप सब जगह तोड़ते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन जो राज्य जहां से आप मजबूत हुए, जहां से आप निकले, और जिस मॉडल को आपने देश दुनिया को बेचा, वो मॉडल बिल्कुल फ्लॉप है, सच सामने आ गया है। लेकिन जिस गुजरात मॉडल को आपने देश दुनिया में बेचा, वहीं आपके पांव से जमीन खिसक रही है। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है अंशु जी? क्योंकि संसद में खड़े होकर, लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी ने चुनौती दी थी कि अगली बार हम आपको गुजरात में हराएंगे। और गुजरात ही वो धरती है जहां राहुल गांधी ने जाकर कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि मुझे मालूम है कि हमारी पार्टी में कई लोग जो है तो हमारी पार्टी में, लेकिन वो बीजेपी के कहे पर काम करते हैं। ऐसे बीजेपी के एजेंट अब हमारी पार्टी में, उनको कहेंगे चले जाओ भैया, बीजेपी में चले जाओ। 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे लोगों को निकालना पड़े तो निकाल देंगे। तो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी बीजेपी के एजेंट्स की तलाश कर रहे हैं और उनको धीरे धीरे किनारे कर रहे हैं। और बीजेपी के अंदर जो विधायक है, जो नेता है, वो नाराज है, उनको उपवास पर बैठने की नौबत आ रही है। आदिवासी समाज एक बड़ा वोट बैंक है और आदिवासी समाज की नाराजगी गुजरात के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ेगी अंशु जी। और अगले साल चुनाव होना है, कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, अगले साल चुनाव होना है। लेकिन हम दर्शकों को सिर्फ, चूंकि ये विधायक नाराज है, ये कई जगह ये खबर आ गई है, लेकिन विधायक के साथ साथ अंशु जी वहां सांसद भी नाराज है। और जरा इनके बारे में बता देता हूँ, ये विधायक कौन है। ये बीजेपी की आदिवासी महिला विधायक है दर्शना देशमुख। और ये कहां से आती है? उसी नर्मदा जिले से आती है, जिस नर्मदा जिले के लोगों को मोदी साहब ने एक बड़ा सपना दिखाया था। वहां से विधायक है, आदिवासी समाज से है।
और लगातार अपनी उपेक्षा और बेइज्जती को वो सहती रही। जब उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो अब उन्होंने सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है, हालांकि वीडियो नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट और कई तरह की समस्या है, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रहा है वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चली गई। उपवास पर, धरने पर बैठने का उन्होंने ऐलान कर दिया। और ये कार्यक्रम क्या था? मोदी साहब के 12 साल जो शासन में है प्रधानमंत्री के तौर पर, उसके पूरे होने पर प्रबुद्ध नागरिक सम्मान कार्यक्रम था। ये कोई आम चुनावी रैली नहीं थी। इसमें उस इलाके के जो हाई सोसाइटी या हाई क्लास के जो लोग हैं, जो बौद्धिक जमात के लोग हैं, उन लोगों को बुलाया गया था और उनके सामने आपकी आदिवासी महिला विधायक ये आरोप लगा रही है कि उनकी उपेक्षा की गई, उनका अपमान किया गया, उनका स्वागत ढंग से नहीं किया गया, उनका प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। वो कार्यक्रम बीच में छोड़कर चली गई और वाडिया ये जो है गांधी चौक पर धरने में बैठ गई। और वो अकेली नहीं अंशु जी, उनके समर्थन में भरूच के जो सांसद है मनसुख वसावा, वो भी धरने में शामिल हो गए। नर्मदा जिले की पूरी राजनीति गर्मा गई है। और आपको बता दें कि है कौन ये, आप ये बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी देखिए। गुजरात में एक लॉबी प्रधानमंत्री मोदी की है जिसमें सीआर पाटिल और बाकी लोग शामिल हैं। एक लॉबी अमित शाह की है। एक दौर हमने वो देखा जब सीआर पाटिल गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अमित शाह भले ही बड़े दिग्गज नेता थे, पूरे देश में वो शासन प्रशासन सरकार संगठन को होल्ड कर रहे थे, लेकिन गुजरात में उनकी चलती नहीं। चीजें बदली, और चीजें बदली तो हालत क्या हो गई। अब ये जो दर्शना देशमुख है कौन, ये जानना बहुत जरूरी है। दर्शना देशमुख जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही अजीज उनकी बेटी है। अच्छा। अब ये समझिए अच्छा। कि लड़ाई कहां जा रही है। दर्शना देशमुख जो है वो भरूच के जो पहले बीजेपी सांसद रहे हैं, जो भरूच का जो लोकसभा सीट था पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में लाने वाले बीजेपी सांसद चंदू भाई देशमुख की बेटी है। और उन्होंने उस जमाने में कांग्रेस के कद्दावर नेता को शिकस्त देकर सनसनी फैला दी थी। और उस जमाने में चंदू भाई देशमुख को भरूच से उतारने की रणनीति किसने बनाई थी? उस जमाने में बनाई थी नरेंद्र मोदी। जो आदिवासी वोट बैंक है, उस आदिवासी वोट बैंक को बीजेपी के पाले में लाने के लिए, उसके लिए आपने चंदू भाई देशमुख को उतारा। उनको उतारा, वो जीते, उन्होंने कांग्रेस से वो सीट छीन ली। और हालत ये कि उसके बाद से आज तक कांग्रेस भरूच लोकसभा सीट कभी नहीं जीत पाई। अब ये देखिए, गुजरात की राजनीति के एक एक बच्चे को ये पता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजीज नेता की बेटी है। ये उस नेता की बेटी है जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के लिए एक जिले में दायित्व दिया था। और उस सुपड़ा साफ करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गुजरात में बीजेपी के बच्चे बच्चे को ये पता है, यानी बच्चे बच्चे का मतलब जो राजनीति शुरुआत करते हैं, यहाँ तक कि यूथ विंग हो, युवा मोर्चा हो, सबको पता है। ऐसे में अगर आदिवासी महिला विधायक दर्शना देशमुख की इंसल्ट की गई और लगातार की गई, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ संगठन के किसी जिला अध्यक्ष की यह औकात है कि उनकी बेइज्जती कर सके, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाहती है? ये बताता है कि बीजेपी के अंदर कितने बड़े पैमाने पर अंदरूनी लड़ाई है। गुजरात का ये संघर्ष कैसे बढ़ता चला जा रहा है और क्या बोली वो दर्शना देशमुख, ये भी सुनना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में जब उनको बोलने का मौका नहीं मिला, आप सिटिंग एमएलए को बोलने का मौका नहीं दे रहे और उपेक्षा की गई, तो दर्शना देशमुख ने कहा कि मैं चुनाव जीत कर आई हूं, पैरालाइडिंग करके नहीं। कार्यक्रम से निकलते समय विधायक ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि क्या आप मुझे यहाँ से बेइज्जत करने के लिए बुला रहे हैं? मैं चुनाव जीत कर आई हूँ, ऊपर से पैराग्लाइडिंग करके नहीं आई हूँ। इन लोगों को आदिवासी समुदाय की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने मीडिया के सामने बीजेपी संगठन और विधायक पद दोनों से इस्तीफा देने की धमकी दी। विधायक ने जिला बीजेपी अध्यक्ष नील राव पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि अध्यक्ष पिछले 2 सालों से, ये खास तौर से हमारे आदिवासी लोग सुने और गुजरात के आदिवासी लोग जरूर सुने, कि पिछले 2 सालों से लगातार उनका अपमान कर रहे हैं। ये बीजेपी की अपनी महिला आदिवासी विधायक आरोप लगा रही है। और गांधीनगर के एक बड़े मंत्री का संरक्षण होने का कारण, अब ये गांधीनगर का बड़ा मंत्री कौन है, ये दर्शक थोड़ी सी खोजबीन कर ले, इशारा काफी होता है। तो गांधीनगर के एक बड़े मंत्री का संरक्षण होने के कारण जिला अध्यक्ष मनमानी कर रहे हैं और ऐसी ही नीतियों की वजह से बीजेपी चुनाव हारी है। पेशे से डॉक्टर है दर्शना देशमुख। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने भी उनका समर्थन किया और यहाँ तक कि डेडियापाड़ा से जो विधायक है चैतर वसावा, उन्होंने भी दर्शना देशमुख का समर्थन किया और मनाने की कोशिश तो की जा रही है। आगे जाकर हो सकता है मना लिया जाए, क्योंकि ये
बीजेपी के पुराने परिवार से रही है ये, लेकिन सवाल तो उठ गया है। लोगों को पता तो लग गया है कि मोदी के करीबी नेता रहे व्यक्ति की बेटी जो कि विधायक है, जो जीती है जनता के वोटों से, अगर बीजेपी उनका भी सम्मान नहीं कर पा रही है, तो फिर आम आदिवासी महिलाओं का, अनुसूचित जाति जनजाति के आम नेताओं का क्या होगा। ये बीजेपी का एक नया चेहरा निकलकर सामने आ गया है और निश्चित तौर पर ये आने वाले दिनों में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है। तो गुजरात में एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। चुनाव से पहले 1 साल भी बचा है और बीजेपी के नेताओं में इस कदर गुस्सा है। सही कहा आपने कि बीजेपी के नेताओं में इस बात का भी गुस्सा है कि वो संगठन में सालों साल काम करते हैं और कोई अचानक ऊपर से आयातित नेता आता है किसी और दल से और सभी पोस्ट उनको मिल जाती है, और जो यहाँ पर पुराने नेता हैं जो संगठन से शुरू से जुड़े हुए हैं उनको अपमानित किया जाता है। और ये जो बात करते हैं महिलाओं की, आदिवासियों की, वो भी सब कुछ इनका एक झूठी ही बातें यहाँ पर प्रतीत होती हैं कि जिस तरीके से एक आदिवासी महिला विधायक का अपमान किया गया, इतना अपमान कि वो उपवास पर धरने पर बैठ गई, और वो भी किसकी, महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे। यानी इन लोगों पर कोई यकीन अपना उनको नहीं है। तो क्या लगता है संतोष जी, क्या चुनाव से पहले अब इनके लिए गुजरात में अपना घर बचाना मुश्किल हो जाएगा? क्या यहाँ तो ये समेट रहे हैं दिल्ली में सांसदों को, लेकिन क्या लगता है वहां से इनके विधायक अब खिसकने शुरू हो जाएंगे, मुश्किल होगी बीजेपी के लिए? देखिए, गुजरात एक टेस्ट केस बनने वाला है और गुजरात कैसे एक उदाहरण बनने वाला है। गुजरात की वो धरती है जहां से महात्मा गांधी आते हैं। गुजरात की धरती से सरदार वल्लभ भाई पटेल आते हैं। उनका जिक्र तो मैं आगे करूंगा, लेकिन एक छोटा सा जिक्र मैं करूंगा। गुजरात वही धरती है जहां पर एंट्री पर नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमित शाह पर तो अदालत ने लगाया था, और लोग कैसे उनको संबोधित करते हैं मैं उस तरह के शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज वो गृह मंत्री के पद पर है, गृह मंत्री की कुर्सी का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जब वो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, उनकी अपनी पार्टी के नेताओं ने, अटल बिहारी वाजपेयी और प्रमोद महाजन ने कहा था गुजरात मत जाना। कुछ तो किया होगा नरेंद्र मोदी ने जो उनकी गुजरात एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन फिर कैसे कैसे उन्होंने चीजों को साधा, कैसे वो गुजरात गए, कैसे वो फिर वो आडवाणी का इस्तेमाल किया, प्रमोद महाजन का इस्तेमाल किया, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो उनके कार्यालय में बड़े जो अधिकारी हुआ करते थे उनका कैसे इस्तेमाल किया। अश्वनी वैष्णव जो आज मंत्री हैं वो पीएमओ में अधिकारी हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, तो सबका उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया वो एक लंबी कहानी है, कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन 2-3 चीजें बिल्कुल संक्षेप में दर्शकों के सामने आना बहुत जरूरी है। 2017 का गुजरात का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी लगभग बीजेपी का सुपड़ा साफ कर चुकी थी। 99 पर भारतीय जनता पार्टी को लाकर पटक दिया था, जबकि इससे पहले जितनी बार बीजेपी की सरकारें बनी थी 112-13 से 125-30 तक, और पिछली बार तो बम्पर सीटें उनको मिल गई थी, वो सीटें मिल रही थी। कांग्रेस पार्टी के पास बीजेपी को हराने का फॉर्मूला तैयार है। पिछली बार बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का इस्तेमाल किया, कांग्रेस की सबसे बुरी पराजय हुई। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हो चुकी है, और खासतौर से कॉकरोच जनता पार्टी के आने पर। और इन सबको पता है कि गुजरात विधानसभा अगर ये हार गए तो फिर नरेंद्र मोदी का जो अजय होने का जो एक पूरा जो मकर जाल फैला हुआ है ना, वो टूट जाएगा। गुजराती लॉबी का वर्चस्व टूटेगा, बीजेपी के अंदर से आवाज उठनी शुरू होगी, और गुजरात में अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मोदी और शाह की जोड़ी की विदाई की बेला आ जाएगी। लेकिन 2-3 चीजें समझ लीजिए। महात्मा गांधी जिस प्रदेश से आते हैं, महात्मा गांधी उस गुजरात के एक झूठे मॉडल को पूरे देश के सामने प्रेजेंट किया। आज गुजरात मॉडल की बात नहीं करते हैं प्रधानमंत्री, आज गुजरात के विकास की बात नहीं करते हैं। वहां आज भी बच्चे नदी तैर कर स्कूल जाते हैं। और महात्मा गांधी के साथ क्या किया इन्होंने, महात्मा गांधी के बराबर इन्होंने सावरकर को खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन इनकी मजबूरी देखिए, दुनिया के किसी भी देश में चले जाते हैं तो इनको गांधी जी की प्रतिमा मिलती है, वहीं जाकर सर झुकाना पड़ता है, वहीं जाकर माल्यार्पण करना पड़ता है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को कांग्रेस ऐसा साबित करने की कोशिश करती है कि भैया वो हमारे हैं, वो कांग्रेस के नहीं है, वो गांधी परिवार के नहीं है। उन्होंने एक बड़ी सी मूर्ति बना दी। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है अंशु जी, कि हम सरकार से कुछ नहीं लेते। इससे बड़ा झूठ नहीं हो सकता। वो जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो तो सरकार की है। और चलिए वो 100 साल के इतिहास का बात याद दिलाते हैं कि 100 साल तक सरकार ने हमें चलने तो दिया, लेकिन वो बताना भूल जाते हैं कि इस देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो गुजरात की धरती से आते हैं, उन्होंने आरएसएस पर बैन क्यों लगाया था। दर्शकों से कहूंगा जाकर सर्च कर ले, सिर्फ इतना लिख ले सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध कब और क्यों लगाया था, पूरी बात निकलकर सामने आ जाएगी। और इसी आरएसएस ने
जो इनके आदर्श पुरुष है, गुरुजी जिनको ये कहते हैं, उन्होंने कई शर्तें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मानी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उन शर्तों को मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी उनके बिल्कुल उनको हवा में गायब कर चुकी है। तो महात्मा गांधी का अपमान, सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान, गुजरात की धरती का अपमान, और नर्मदा जहां से ये वहां के लोगों को कैसे बेवकूफ बनाते रहे हैं, वहां से सिटिंग एमएलए ने साफ कह दिया है। तो अब इनका आदिवासी जो राग है, जो इनका SC ST का राग है, जो इनका ओबीसी का राग है, उन सबकी सच्चाई खुलकर निकलकर सामने आ रही है। और मैं फिर कह रहा हूं कि गुजरात में अगर इनकी विदाई होगी तो पूरे देश में इनके एग्जिस्टेंस पर एक बड़ा असर पड़ेगा और पूरे देश में इनकी विदाई हो जाएगी। अब ये देखिए क्या कर रहे हैं, आज देखिए लोकसभा स्पीकर साहब कैसे डर गए हैं। जैसे ही कोटा में राहुल गांधी पहुंच रहे हैं उनको हराने के लिए एक तरह से, तो अब उन्होंने अभिषेक देशमुख को बुला लिया है कि आओ भाई अपनी बातें रखो कैसे रखने। और कोटा का बड़ा दिलचस्प एग्जाम्पल है कि कोटा में 2019 के लोकसभा चुनाव में 2,80,000 समथिंग वोट से ओम बिरला जीते थे उनसे, 2,80,000 के आसपास वोट, 2.25 लाख से ज्यादा। और पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में 42,000 वोटों के लगभग अंतर से जीते थे। तो 2.25 लाख से का ज्यादा का अंतर 42,000 पर आ गया, क्योंकि पिछले चुनाव में अशोक गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़ रहे थे। अब राहुल गांधी जो कोटा की शुरुआत कर रहे हैं, तो अब बिरला साहब का दिल धड़केगा कि अरे मोदी साहब स्पीकर तो तब बनाएंगे जब मैं सांसद रह पाऊंगा, और सांसद नहीं रहा तो मोदी साहब दूध में पड़ी मक्खी की तरह कैसे निकाल के फेंक देते हैं, ये स्मृति ईरानी से कौन बेहतर समझ सकता है। स्मृति ईरानी का कैसे इस्तेमाल किया गया, कैसे उनको लड़ाया गया, अमेठी में राहुल गांधी को हरा के आए तो क्या कद उनका बढ़ गया, और पिछली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव हारी। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई स्मृति ईरानी को पूछता भी नहीं है। पश्चिम बंगाल में तो प्रधानमंत्री तक ने मंच पर नहीं देखा, और अब वापस वो सीरियल की दुनिया में लौट रही। तो ओम बिरला साहब तो सब समझते हैं कि अगर मैं कोटा हार गया तो फिर ये जो मोदी शाह की जोड़ी है, ये जो गुजराती लॉबी है, मुझे कुछ देने वाली नहीं है। तो शायद हो सकता है कि संसद सत्र से पहले उनका भी रुख बदलता हुआ नजर आए। तो ये मोदी शाह के लिए एक और दिक्कत खड़ी हो सकती है। एक एक करके दिक्कतें समझिए कैसे जी। होता है। अडानी को एक्सपोज करना लगातार, मोदी को लगातार, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, चाहे ट्रंप का मामला हो, चाहे अडानी के खिलाफ अमेरिका में जो केस का मामला हो, इन सबको लेकर एक्सपोज करना। अयोध्या का खुलासा तो भगवान राम के आशीर्वाद से खुद ही हो गया, वो भी इनकी आपसी लड़ाई से खुलासा हुआ है अंशु जी। जो अलग अलग लॉबी है, अभी तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी। इससे पहले मैंने एक चर्चा की अपने शिव जी के साथ, जिसमें मैंने बताया कि क्या अगला नंबर बीसीसीआई का और अमित शाह का होगा, वो भी क्या लखनऊ से शुरुआत होगी, क्योंकि सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। लेकिन हमें ना मोदी से, ना शाह से, ना राहुल गांधी से, ना योगी से, किसी से मतलब नहीं है। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि चलिए इनकी आपसी लड़ाई ही सही, कम से कम इनके अंदर की जो गंदगी है वो निकलकर सामने आ रही है, और लोगों को सच तो पता लग रहा है कि क्या सपना इन्होंने दिखाया और कर क्या रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने। और ये जो कहा कि कोटा जो राहुल गांधी जा रहे हैं और ओम बिरला जी क्यों घबराए हुए हैं, ये तो इसी से नजर आ रहा है कि राहुल गांधी के जाने से पहले उनकी होर्डिंग सारी रातों रात हटा दी गई। भाई इतनी घबराहट, इतना खौफ है आपको। खैर जो होना है वो तो होगा। जो छात्र हैं वो तो नजर आ रहे हैं कि इस वक्त राहुल गांधी के साथ है और उनको उम्मीद नजर आती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ है, जैसे कि आपने बताया कि गुजरात में इनकी जमीन खिसकती नजर आ रही है, लेकिन इनको तो चिंता ये लगी हुई है कि भाई सांसद हम अपने बढ़ाते जाएं, और अब तो क्या कहेंगे कि वोट चोरी से बात अब तो सीट चोरी की और सांसद चोरी की आ गई है। एक तरह से मंडी ही सजी हुई है। तो टीएमसी के बाद अब ये जो है नंबर आ गया है शिवसेना का, वो भी आ रहे हैं, शिंदे गुट में मिलेंगे जो है उद्धव ठाकरे के। शायद बात एनसीपी की चल रही है, आप कह रहे हैं और भी दल अभी कतार में लगे हुए हैं। तो क्या लग रहा है ये पूरा खेल क्या चल रहा है? क्या डिलिमिटेशन बिल पास कराने की कोई इनकी मंशा है? इसके पीछे ये सारा खेल क्या है? क्योंकि अब तो ये बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में एनडीए आ चुकी है। इनको अब नायडू नीतीश की बैसाखी का भी सहारा नहीं है। पर इतनी संख्या बढ़ाने के पीछे इनकी बेकरारी का राज क्या है? देखिए अंशु जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज कहना चाहूंगा, दर्शकों को एक चीज ध्यान रखना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद टूटे साथ, तो उनके साथ क्या किया बीजेपी ने? उनका विलय बीजेपी में करवा दिया। अब जो ये उद्धव ठाकरे की पार्टी दोबारा टूट रही, इन सांसदों का क्या कर रहे हैं? इनका विलय अपने सहयोगी दल एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना में करवा रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के विधायक और सांसद टूटे तो उनके साथ क्या किया उन्होंने? पश्चिम बंगाल में कहा कि टीएमसी का विपक्ष का नेता बदलवा लो, और दिल्ली में कहा ना 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 ना, बीजेपी को साथ तो चाहिए लेकिन बीजेपी टच नहीं करेगी आपको, आप किसी भी दल में चले जाइए। उन सांसदों ने पूछा किस में जाए,
तो वो ढूंढते रहे 3 साढ़े 3 घंटे भूपेंद्र यादव के यहाँ बैठक हुई। जब वो बीजेपी में बड़ा बवाल हो गया था, सुनील बंसल पश्चिम बंगाल गए, तो उस दिन जब भूपेंद्र यादव के यहाँ जो अगले दिन मीटिंग हुई बागी विधायकों की, सांसदों की, तो फिर कई घंटे तक रिसर्च हुआ, तो एक नई पार्टी निकाली गई। अब क्यों निकाली गई? मैं तो कहूंगा कि टीएमसी के जो मुस्लिम विधायक है वो सोचे कि भारतीय जनता पार्टी क्या उनको अपनी पार्टी में इसलिए नहीं ले रही कि वो मुस्लिम है। और जो यूसुफ पठान जैसे सांसद, ममता बनर्जी ने जिनको सांसद बनवाया, कौन जानता था उनको राजनीति में? यूसुफ पठान और इनके अलावा जो दो और मुस्लिम सांसद है टीएमसी के, जो बीजेपी के बागी विधायकों में और नई पार्टी में शामिल हो गए, वो सोचे कि क्या बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में क्यों नहीं विलय करवाया, इसलिए कि वो मुसलमान है? ये वो बड़ा सवाल है जो इनको सोचना चाहिए। अब आपकी बात की ये चाहते क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर ये 2/3 के आंकड़े तक पहुंचना चाहते हैं। देखिए, 540 43 में से 40 है, इसमें से मोटा मोटी 360 के आसपास चाहिए इनको 2/3। लेकिन 528 सांसदों ने पिछली बार वोट किया था, अगर मैं उसका करूं तो 352 चाहिए। ये वहां तक पहुंचना चाह रहे हैं, 352 360 तक, ताकि इस बार जो ये डिलिमिटेशन बिल है महिलाओं को झांसा देने के लिए, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो पहले ही पारित हो चुका है, अब उस महिला आरक्षण के नाम पर ये डिलिमिटेशन बिल लाना चाहते हैं। तो डिलिमिटेशन बिल लाए तो लोकसभा में भी पास हो जाए, राज्यसभा में भी पास हो जाए, और कहीं कोई रुकावट ना हो। और डिलिमिटेशन बिल होता क्या है, पहले मैं दर्शकों को ये समझा। अभी असम में हुआ, असम में क्या हुआ कि जो एक निर्वाचन क्षेत्र बनता है उसमें हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, जैन भी होते हैं, बौद्ध भी होते हैं। लोकसभा या विधानसभा, कई क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां हिंदू आबादी ज्यादा होती है, ज्यादातर विधानसभा लोकसभा में हिंदू आबादी ज्यादा होती है। कुछ विधानसभाएं ऐसी होती हैं, लोकसभा ऐसी होती है जहां 5% मुस्लिम है, या 10% मुस्लिम है, या 15% मुस्लिम है। कुछ विधानसभाएं हैं जहां 30% के आसपास मुस्लिम है। कुछ लोकसभा भी है जहां 25% से ज्यादा मुस्लिम। पंजाब में ही नहीं, बल्कि दर्शकों को जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में भी कई विधानसभा ऐसी है जहां सिख आबादी बहुत ज्यादा है। बहुत महत्वपूर्ण है, जीत हार का अंतर वो सिख आबादी तय करती है। उत्तराखंड की भी कई विधानसभा ऐसी है जहां जीत हार का अंतर जो सिख मतदाता है वो तय करते हैं, ये तमाम लोग तय करते हैं। असम में क्या किया इन्होंने कि ऐसा डिलिमिटेशन किया कि हिंदू आबादी वाली एक तरफ, मुस्लिम आबादी वाली सीट एक तरफ, जिसमें से 20 21 22 शायद वो कांग्रेस पार्टी जीती है। और फिर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू मुस्लिम लीग। लोकसभा में जब ये डिलिमिटेशन करेंगे तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे कि आबादी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि आम जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां ये विपक्षी नेता जीत ही ना पाए। कुछ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट बना दी जाएगी, वहां पर ये लोग जीतेंगे, फिर कहा जाएगा देखो ये मुस्लिम पार्टी है, ये मुस्लिम पार्टी। ये एक बड़ा षड्यंत्र है। और यहां तक कि ये भी हो सकता है कि डिलिमिटेशन के बाद, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जिस तरह की ये लोकसभा बनाएंगे, हो सकता है अखिलेश यादव लोकसभा का चुनाव ना जीत पाए, हो सकता है कि डिंपल यादव लोकसभा का चुनाव ना जीत पाए, राहुल गांधी ना जीत पाए, प्रियंका गांधी ना जीत पाए, विपक्ष के तमाम दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव ना जीत पाए। इस तरह का लोकसभा का डिलिमिटेशन किया जाएगा, और इनको रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता इनको। और फिर इनके एजेंडे पे एक देश एक चुनाव भी हो सकता है। अभी तो आप ये सोच लीजिए कि भैया जब चुनाव होते हैं, अभी 5 राज्यों में चुनाव थे तो पेट्रोल डीजल की कीमत रुकी हुई थी ना, चुनाव खत्म होते ही बढ़ाना शुरू कर दिया। अब अगर दर्शक ये सोचे कि एक देश एक चुनाव में एक साथ चुनाव हो जाएगा, अगला चुनाव 5 साल बाद होगा, तो फिर तो ये खुला मर्जी है, हर महीने बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि 5 साल बाद आपको मौका आएगा। और ये जब 4.5 साल पूरे हो जाएंगे तो फिर ये रेवड़ियां बांटना शुरू करेंगे, आप फिर इनको चुनाव जिता दोगे, अगले फिर 4.5 साल ये लूटते हुए नजर आएंगे। तो ये मोदी शाह का एक बड़ा प्लान है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों के सांसदों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब इनको भी सोचना होगा, इनके नेताओं को भी सोचना होगा। भैया अपने सांसदों को मान लिया, बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लेकिन अपने सांसदों को रोकना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये उद्धव ठाकरे मातोश्री में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो शिवसेना रुक जाएगी क्या? टूटने से रुक जाएगी क्या? काहे नहीं फील्ड पर निकलते हो? अच्छा, आपकी सेहत आपका साथ नहीं देती। आदित्य ठाकरे कहाँ है? क्या वो 45 डिग्री टेम्परेचर में, वैसे भी मुंबई का मौसम तो अच्छा ही रहता है, आप सड़क पे क्यों नहीं उतर सकते? सड़क पर उतरकर विरोध क्यों नहीं कर सकते? और आप जब जानते हो कि पार्टी टूट रही है, तो राहुल गांधी जब अडानी पर हमला बोलते हैं तो अडानी के लिए आपके मुंह से जुबान क्यों नहीं निकलती? जब राहुल गांधी आरएसएस पर हमला बोल रहे हैं तो आरएसएस पर हमला करने के लिए आपकी जुबान क्यों नहीं खुलती? जब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी और ये पेपर लीक और इन सब मामलों पे बोलते तो आप उनके साथ खड़े क्यों नहीं होते? तो एक तरफ आप उनके साथ खड़े नहीं हो रहे, अपनी पार्टी को बचा नहीं रहे। लड़ाई लड़े राहुल गांधी, अडानी से लड़े राहुल गांधी, मोदी से लड़े राहुल गांधी, आरएसएस से लड़े राहुल गांधी। आप ऐसी कमरों में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहिए और कहते रहिए कि हमारे विधायकों सांसदों को ये तोड़ रही है। अरे आप भी तो रुकने के लिए कुछ कीजिए।
कुछ तो आगे बढ़िए, कुछ तो बात कीजिए कि कैसे आप अपने सांसदों विधायकों को रोक पाएंगे। अब अगली बारी अखिलेश यादव की है, आज उनसे पूछा गया तो कह रहे वो बड़ा शायराना अंदाज में, आजकल शेर व शायरी बहुत करते हैं वो। एक तो एसी कमरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आदत हो गई है, पत्रकारों का मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं, शेर व शायरी करते हुए नजर आते हैं। वो मुद्दों की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि इस बार छोटे चाचा की बजाय बड़े चाचा खेल कर दे, या हो सकता है कि दोनों चाचाओं की बजाय कोई तीसरा खेल कर दे, चचेरा भाई कर दे, कोई और कर दे। बहुत सारी मजबूरियां हैं। आप चीजों को समझिए तो सही, आप रोकने की कोशिश करिए तो सही। और मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है, हमें मेन स्ट्रीम मीडिया, रिपोर्टर, पत्रकारों से कई तरह के गिले शिकवे हो सकते हैं उनसे भी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है वो ठीक है, उनकी गलती है, लेकिन आप खुद जानते हैं एक जिले के स्ट्रिंगर को आप हड़काकर क्या हासिल कर लेंगे। अगर आपको फोन करना है तो आप इन चैनल के मालिकों को फोन करिए ना, इन चैनल के संपादकों को फोन करिए ना। ज्यादातर तो नोएडा में है जिन्होंने कभी ना कभी आपसे मदद दी है। अब आप फोन करके पूछ लीजिए कि भैया क्यों मोदी के साथ इतने खड़े हो, क्या डर है जो तुमको सता रहा है। और नहीं तो उनको बोल दीजिए कि अगली बार मैं आऊंगा तो फिर नोएडा में ही रहना है आप लोगों को, फिर मैं देख लूंगा कैसे क्या होगा। एक सिर्फ पार्किंग पे अगर टाइट हो जाए तो फिल्म सिटी में जितने चैनल है बेचारे हिल जाते हैं कि गाड़ियां पार्क करने को कहाँ मिलेगी। ये तमाम चीजें हैं जो देखनी चाहिए, लेकिन देखेंगे नहीं और आरोप लगाएंगे, सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे। ये अपने आप में एक विडंबना की स्थिति है, लेकिन कई बार परिस्थितियां बन जाती है। अब अयोध्या में क्या हुआ ये किसने सोचा था? वो तो भगवान राम का ही एक श्राप है इनको, जो खुलकर सामने आ गया। गुजरात में एक आदिवासी महिला विधायक सामने आ जाएगी और उपवास पर बैठ जाएगी अपनी ही पार्टी के खिलाफ। ये किसने सोचा था? ये सारे हालात बता रहे। गाजियाबाद में बड़ा बीजेपी का एक कार्यक्रम हुआ, आपस में ही लड़ पड़े। बीजेपी में एक एक जिले जिले में आपसी लड़ाई इतने चरम पर पहुंच गई है। एक तो बाहर से आने वाले सत्ता की मलाई खा रहे हैं, ऊपर से आपस में जो दो चार बचे हैं उनको कुछ मिलता नहीं। अब जैसे गाजियाबाद का ही आप उदाहरण देख लीजिए। गाजियाबाद में क्या रहा, राजनाथ सिंह आके रह गए जिनका गाजियाबाद से कोई लेना देना नहीं। फिर जनरल वीके सिंह आ गए जिनका गाजियाबाद से कोई लेना देना नहीं। अभी जो सांसद बैठे हुए हैं उनकी प्रायोरिटी कुछ दूसरी है। कोविड के टाइम में वो गर्ग साहब, अतुल गर्ग साहब, ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री हुआ करते थे, अपना दरवाजा बंद कर लिया था, खबरदार मेरे पास कोई मदद करने के लिए मत आना, मैं किसी की मदद कर नहीं पाऊंगा, जबकि स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे। अब आप समझ लीजिए कि क्या हालत थी। तो एक एक जिले में बीजेपी में आपसी लड़ाई और सिर फुटबॉल जारी है, और ये सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है कि चलिए इनकी कलई इसी बहाने, इनकी सच्चाई खुलकर सामने आ तो सही रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बातों का आपने खुलासा किया कि एक तरफ ये विपक्ष को निस्त नाबूद करने में लगे हैं, लेकिन खुद ही धीरे धीरे इनके घर में भी आग पहुंच रही है। जो इनके अपने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो इनसे बहुत नाराज हैं कि पार्टी जो संगठन के लोग हैं, जो पुराने नेता हैं, उनको अपमानित कर रही है और पैराशूट से उतरकर और आयातित होकर जो बाहर से पार्टियों से नेता आ रहे हैं उनको फूल माला पहनाई जाती है, उन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते हैं। तो जरूर ये जो अंदर ही अंदर आग सुलग रही है, वो आग जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगी भी, फैलेगी भी। तो लगता है कि अब बीजेपी को थोड़ा अपने अंदर झांक कर देखने की भी जरूरत है। न सिर्फ दूसरों के घरों पर पत्थर मारिए, क्योंकि आपका घर भी शीशे का है, थोड़ा अपने घर में भी झांक लीजिए। तो आज की चर्चा दर्शकों आपको कैसी लगी? क्या आपको ये चर्चा पसंद आई? तो आप जरूर इसे शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। और आपको क्या कुछ कहना है, अपनी राय अपनी कमेंट बॉक्स में भी लिखकर हमें भेज सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार।